नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बताने से पहले मैं देर से ही सही कल का जो त्योहार था, बड़ा पवित्र त्योहार था। मकर संक्रांति, बिहू, लोहड़ी, मकर बिलाकू, उत्तरायण, देश भर में ये त्योहार मनाया जाता है और अलग अलग राज्यों में इसके यही अलग अलग नाम हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किस्सा कोई परिवार के लोगों ने कल खिचड़ी खाई होगी, काले वाले तिल के लड्डू खाए होंगे, गुड़ से बने तमाम और प्रिपरेशन होते हैं, गजक होती है गुड़ और तिल का, गुड़ के लड्डू होते हैं, गुड़ के सेव होते हैं, तो ये सब जरूर खाया होगा। और खिचड़ी के लिए ये बताते हैं, हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी, अचार। यानी आज कल जो खिचड़ी खाई गई वो इन सभी चीज़ों के साथ खाई गई होगी। आपने अच्छे से मनाया होगा, पतंग खूब उड़ाई होगी और सानंद पूरा परिवार कल मंदिरों में गए होंगे, तो और सभी लोग सानंद होंगे। आज की घटना हालिया है, परसों की घटना है, शनिवार की घटना है। शनिवार यानी कि 14 जनवरी की। मुरादाबाद में एक कस्बा है मझौला, बड़ा कस्बा है। मझौला में एक मोहल्ला है गायत्री नगर। रात में मोहल्ले में हल्ला हुआ कि एक नव विवाहित दंपत्ति, जिनकी शादी 30 सितंबर 2022 को ही हुई थी, लड़के का नाम रवि, उम्र 26 साल, लड़की का नाम किरण, यानी बहू का पत्नी का नाम किरण, उम्र 25 साल। मोहल्ला इकट्ठा हो गया क्योंकि ये थोड़ी सी अनयूजुअल बात होती है। बहुत दिन की शादी भी नहीं हुई थी, बहुत हाल की शादी थी, दोनों यंग थे। रवि उसकी वो सब्जी का व्यापार करता था। रवि, उसका छोटा भाई पुष्पेंद्र, उसकी माँ मायावती, ये सब लोग अपने सब्जी के व्यापार में लगे हुए थे। और बहू 2-3 दिन पहले ही, यानी किरण 2-3 दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल आई थी, बृहस्पतिवार को, यानी 12 तारीख को, और शाम को ये घटना हो गई। चूंकि अननेचुरल डेथ विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज थी महिला की, कानून सब महिलाओं के पक्ष में ही, खासकर दहेज हत्या या बहू की हत्या के पक्ष में होते हैं, लिहाजा सीनियर अफसर्स को आना ही था। एसपी सिटी साहब पहुंच गए, अखिलेश भदौरिया जी, सीओ सिविल लाइन पहुंच गए, अनूप, और एसएसपी हेमराज मीना भी मौके पर पहुंच गए। भीतर का मंजर कुछ यूं था कि लड़के और लड़की, यानी बेटे और बहू या पति और पत्नी, दोनों को घर वाले पास के अस्पताल में ले गए थे। दोनों को ही डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मौके की जो फोटोग्राफ घर के लोगों ने ले रखी थी, जो पुलिस वालों को उपलब्ध कराई गई, उसके हिसाब से बहू यानी पत्नी यानी किरण, उसकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी, और किरण यानी कि पति पंखे में रवि ने अपने आप को किरण के दुपट्टे से गले में बांधकर पंखे में लटका रखा था। डॉक्टर्स ने, जैसा मैंने बताया,
ये बताया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों ब्रॉड डेड हैं। पुलिस ने खासकर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और अनूप सिंह सीओ सिविल लाइंस, इन दोनों ने बहुत ही विस्तृत बातचीत की घर वालों से। किरण की बुआ जिन्होंने ये शादी कराई थी, भागवती देवी, वो भी मौके पर आ गई। किरण की मां, उनका भी नाम मायावती था, वो भी मौके पर आ गई। सिलसिला पूछा गया कि आखिरकार ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे पता लगा। तो पता लगा कि रवि और किरण ये दोनों ही अच्छे से, और बहुत जैसे अच्छे कपल की बात होती है, वो बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे थे। मोहल्ले में भी यही जानकारी थी प्राइम ऑफिसी कि बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत सामंजस्य से घर वालों की सेवा शुश्रूषा करने के इरादे से किरण घर में रहती है। अपने देवर पुष्पेंद्र का भी ख्याल रखती है, अपने पति रवि का भी ख्याल रखती है। ये बताया गया कि गांव के पास सिरसी में एक मेला लगता है, किरण के गांव के पास। किरण ने बताया कि हम लोग हमेशा मेले में जाते हैं, और रवि से ये कहा कि हम लोगों को उस मेले में चलना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ये पहला अवसर है या पहला मेला है, पहली बार है कि हमको उस मेले में जाना है। रवि और किरण दोनों ही उस मेले में गए। वहां से लौटे तो रवि अपनी ससुराल में रुक गया। किरण और रवि दोनों एक साथ अपनी ससुराल में रहे। वहां से किरण को छोड़कर रवि अपने घर आ गया। दोनों से फोन पर बातें होती रहीं, यानी घटना वाले दिन भी किरण की अपनी मां और अपने भाई से बात हुई थी, और देर तक बात हुई थी। अमन किरण के भाई का नाम है। जब ये दोनों अलग अलग थे, यानी किरण अपने घर थी और रवि सहमति से ऐसा हुआ था, यहां आ गया, तो इस बीच में किरण ने 2-4 दिन बाद ये कहा कि अब 3-4 दिन हो गए हैं, तुम आकर मुझे ले जाओ। एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि बहू जब जाती है या लड़की जब अपने मायके आती है, तो ससुराल से कोई लेने आता है तभी वो जाती है। ट्रेडिशन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई सेट रूल हो सोसाइटी का, लेकिन ट्रेडिशन ऐसा है सभी धर्मों में, और खासकर नई शादी वाली जो जोड़े हैं उनके लिए। रवि ने उधर से बताया कि उस दिन हम पैसा लेने गए थे, उस दिन हम मंडी से सामान लाने गए थे, कोई और काम जो छोटे मोटे घरेलू होते हैं कि आज नहीं आ पाएंगे, कल नहीं आ पाएंगे। इस बात को लेकर उन दोनों में टेलीफोन पर ही हल्की सी नाराजगी हुई थी, जैसा कि किरण की मां ने बताया। किरण ने बताया कि मैंने उसको फोन पर यह कहते हुए सुना कि अगर तुम लेने नहीं आओगे तो मैं कभी नहीं आऊंगी। और इस बात पर किरण की मां मायावती ने उसको बहुत डांटा और नाराज हुई कि इसमें इज्जत बेइज्जती की कोई बात नहीं है। व्यापार है, व्यापार में समय नहीं मिल सकता है, आ जाएगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ले चलती हूं, तुम्हारी ससुराल में छोड़ दूंगी।
किरण ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे पति मुझे लेने नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। बहरहाल मां ने बीच बचाव किया और किरण को लेकर बृहस्पतिवार को वो किरण की ससुराल पहुंच गई। रात में रुकी भी पूरे परिवार के साथ। रवि की मां, रवि के भाई, रवि, किरण और किरण की मां साथ में खाना खाया। किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। दोनों दोनों बहुत खुश थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। न तो रवि की मां को किरण से कोई शिकायत थी, न रवि के भाई पुष्पेंद्र को किरण से कोई शिकायत थी, और न ही किरण की मां मायावती को इस पूरे परिवार से कोई शिकायत थी। और शुक्रवार की सुबह किरण की मां अपने घर चली गई। इतनी बात सारे लोगों ने बताई पुलिस को, और एसएसपी हेमराज मीना ने भी यही बताया कि ऐसा लगता है, जो प्रेस को बताया, जो प्रेस स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि दोनों की आपस में कोई छोटी मोटी नोकझोंक हुई होगी। गुस्से में रवि ने किरण का गला दबा दिया, या मार दिया, या हत्या कर दी। और जैसे ही उसे अपने इस कृत्य पर अफसोस हुआ, ग्लानि हुई, उसने फौरन गले में किरण के दुपट्टे से ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु का एक ही समय आया है। तीसरा कोई आदमी वहां जा नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा तोड़कर दोनों के शव को लेकर, या दोनों को जिस हालत में मिले उसको लेकर परिवार और मोहल्ले के लोग हॉस्पिटल गए थे। यहां तक बात बिल्कुल सामान्य, कोई ऐसी बात नहीं थी। जब पोस्टमार्टम होकर लाश किरण की उसकी मां ने रिसीव की, रवि की उसकी मां ने रिसीव की, दोनों अपने अपने घर के लिए जब चले, तो बीच में किरण के घर वालों ने रास्ते में लाश रखकर हंगामा शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि साहब, दहेज के लिए मेरी बेटी को मेरे दामाद और बेटी की सास और बेटी के देवर ने उनकी हत्या की है। डाउरी एक्ट ये बहुत स्पष्ट कहता है, और 304 बी के जो प्रोविजंस हैं आईपीसी में डाउरी डेथ के लिए, उसमें यह है कि एनी अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ये डाउरी डेथ की श्रेणी में आएंगे अगर किसी को शिकायत है। ये हत्या का मामला इसमें जो लिखा जाएगा या जो शिकायत होगी वो दहेज के साथ जब जोड़ा जाएगा तो आईपीसी की सेक्शन 304 बी 304 बी लगाई जाएगी। हंगामा जब पूरा सारे लोग करने लगे, पुलिस भी परेशान या हलाकान, और लड़के के घर वाले भी, और जो पुलिस अधिकारी वहां विजिट करने गए थे वो भी। बहरहाल ये उनका अधिकार है, विवेचना में जो सही होगा वो आएगा, लेकिन एफआईआर लिखाना उनका अधिकार था। लिहाजा रवि की मां और रवि के भाई के विरुद्ध 304 बी यानी दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस ने लिख लिया। दहेज हत्या के मुकदमे की विवेचना सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं करते हैं, उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी ही करता है, और विवेचना सीओ सिविल लाइंस अनूप सिंह को दे दी गई। उन्होंने विवेचना शुरू कर दी।
ये बताना इसलिए आवश्यक था आपको कि वैसे तो ये बहुत ही सामान्य सी घटना है, होती है। बहू या लड़की जो ससुराल में आई है, अगर उसकी कोई अननेचुरल डेथ होती है तो वही चार लोग कहने से कभी नहीं चूकते कि इसे परेशान किया गया होगा। लेकिन अगर साथ ही साथ वो लड़का भी आत्महत्या कर लेता है या उसके साथ भी कोई दिक्कत होती है तो ये बात जरूर विवेचना के जद में होती है कि क्या इसमें दहेज का कोई प्रकरण हो सकता है। बहरहाल अभी पुलिस विवेचना ही कर रही है, क्योंकि 2 दिन की बात है और अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं की गई है। जब दहेज हत्या का मुकदमा लिख लिया गया, फिर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए, फिर से पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि प्राइमा फेसी उस समय तो यही हुआ कि साहब जो भी बात होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में हुई होगी। परिवार से, न इनके परिवार से न उनके परिवार से कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई अनबन नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। फिर पुलिस ने पूछना शुरू किया तो ये पता लगा कि जब मां और छोटा बेटा बाजार से दुकान बंद करके घर पहुंचे तो घर के भीतर मोबाइल फोन पर सॉन्ग्स यानी गाने फुल स्पीड पर बज रहे थे। मां और छोटे भाई ने सोचा पति पत्नी है, गाना लगाया होगा, खटखटाया, आवाज लगाई, जोर जोर से पीटा, तब उनको शंका हुई। तब लोग इकट्ठा हुए, दरवाजा तोड़ा गया और ये हालत देखी उन्होंने दोनों शवों की। शाम को ये दोनों ही मंदिर भी गए, कोई 7 सवा 7 बजे। मंदिर में दिया जलाया, मंदिर में प्रसाद लिया। मंदिर में प्रसाद देने वाले या मंदिर के जो लोग वहां पर रहते हैं मैनेजमेंट के, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की कि क्या दोनों जब आए थे तो उनमें देखने में या उनके व्यवहार में, उनके आचरण में कोई ऐसी चीज थी जिससे ये लगता हो कि दोनों में कोई अनबन हो। सब ने एक आध सब बिल्कुल नहीं। जैसे न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। दोनों के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था कि ये लगे कि दोनों में किसी बात को लेकर तनाव है। रवि की मां भी यही कहती थी कि भाई कोई बात, मरने के बाद जब वो रो रही थी, जब अधिकारी वहां पहुंचे थे, जैसा दिया हुआ है खबरों में, कि वो यही बार बार रो रही थी कि अगर कोई बात थी तो हमें बता दिया होता, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। और वो दोनों के लिए ऐसी बात कह रही थी, बहू के लिए भी और बेटे के लिए भी। लेकिन फिर भी दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया, विवेचना शुरू हो गई है। आज की घटना देखिए, पूरे प्रकरण और आज तक की हुई विवेचना से सिर्फ एक ही बात अब तक सामने आई है कि काम ज्यादा होने की वजह से रवि अपनी पत्नी को मायके से लाने में उसे देर हो रही थी। 4-5 दिन निकल गए थे, वो जा नहीं पा रहा था और किरण की जिद थी कि जब तक तुम लेने नहीं आओगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। सिर्फ इतनी सी बात अब तक की विवेचना में सामने आई है। बात दोनों से, कॉल डिटेल के हिसाब से दोनों से बराबर बात होती रही। हर दिन सुबह शाम रात इसने भी फोन किया, किरण ने भी फोन किया, किरण की मां ने भी फोन किया, रवि की मां ने भी फोन किया। यानी बातचीत के हिसाब से कोई बात इस बात के अलावा समझ में नहीं आई। इस
जिद को कह लीजिए या बच्चों की जैसी जिद को कह लीजिए, इसको हल करने के लिए किरण की माँ ने बीच बचाव किया और ये कहा कि नहीं, इसमें इज्जत बेइज्जती की कोई बात नहीं है, नहीं समय है रवि के पास, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, कौन बहुत दूर की बात है। और वो उसे छोड़ भी आई। दोनों के मोबाइल फोन के सारे रिकॉर्ड्स, कोई चीज डिलीट नहीं हुई थी, कोई चीज फॉर्मेट नहीं हुई थी, दोनों के मोबाइल काम कर रहे थे, दोनों की फोटो और गैलरी में वीडियोस फोटोज भी पुलिस ने चेक किए मुकदमा लिखने के बाद कि भाई ये बात दहेज वाली आई कहां से। लेकिन कोई इंक्रीमेटिंग चीज, कोई विवाद या कोई आरोप प्रत्यारोप फोन के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कॉल में नहीं आई है। और एक बात और मैं क्राइम के दृष्टिकोण से बताऊं कि अगर मान लिया कि रवि के किसी से अफेयर थे या उसको यह पता लगा कि किरण की किसी से अफेयर है, वो किरण को मारना चाहता था, या उस बातचीत में या जब वो उसको पता लगा या उसने कोई किसी का नाम लिया, उसने किरण को मार दिया, तो वो खुद क्यों आत्महत्या करता? रेयर है ये। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने भी आत्महत्या कर ली। मैंने बताया किरण की बुआ ने भी कहा कि साहब हम तो इनके पड़ोस में रहते हैं रवि के, ये शादी मेरी कराई हुई है, हम आते जाते, रवि की माँ, रवि के भाई, रवि सब लगभग रोज आते जाते मिलते हैं, सबसे मैं हालचाल पूछ लेती हूं। कभी किसी ने कोई विवाद की बात, कभी किसी ने किसी दहेज की बात नहीं बताई। यही बात किरण के घर वालों ने भी उस समय बताई थी मुकदमा लिखाने के पहले। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि नहीं, दहेज की कोई बात ही नहीं रही होगी, ये तो अब विवेचना तय करेगी। लेकिन एक दो बच्चों के बीच क्या, दो नवविवाहित दंपति के बीच की कोई भी छोटी मोटी बात अगर थी और ऐसे में दहेज हत्या का एक मुकदमा लिखा गया। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी चर्चा का विषय उस पूरे मोहल्ले में या गायत्री नगर में पूरा दिन रही, वो ये थी कि लड़का और लड़की यानी पति पत्नी दोनों की मां का नाम एक ही है। सिर्फ संयोग है ये, दोनों के पिता की डेथ हो चुकी है और दोनों की मृत्यु एक ही समय में हुई भी। इस संयोग की भी बड़ी चर्चा है, तमाम इसमें लोग अपनी इफ एंड बट्स बताते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये संयोग है, ये आपकी जानकारी में भी रहे कि दोनों के पिता की पहले मृत्यु हो गई, दोनों की मां का एक ही नाम और दोनों की मृत्यु भी एक ही समय। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अब विवेचना का विषय है, लेकिन मेरी पूरी सर्विस में, मेरे एक्सपीरियंस में, जब भी किसी लड़की की अपने ससुराल में मृत्यु होती है तो सही या गलत, कारण या बिना कारण, एविडेंस और नो एविडेंस, 99.9% केसेस में लड़की वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा लिखवाया है। और चाहे उस घर में यानी लड़की की ससुराल में 90 साल की बुजुर्ग हो, चाहे 10 साल की लड़की की नंद हो, सब नामजद किए जाते हैं, सबका स्पेसिफिक रोल बताया जाता है और 99.9% केसेस में 304B में मुकदमा लिखा जाता है। पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी, अनपढ़ लोगों में भी, गांव में भी, शहर में भी, मेट्रो सिटीज में भी, ये एक नियम सा है। इस स्पेसिफिक केस को मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी तरह का कोई एविडेंस मौके पर उस दिन नहीं मिला था, न बातचीत में, न बयान में, न जनश्रुतियों में, न पड़ोसियों में, न टोला मोहल्ला में, लेकिन दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूंगा
कि इस तरह के न्यूली वेड कपिल में जो जोड़े हैं, आपकी बेटी अगर कहीं गई है तो भी, और आपकी बेटी आपकी बहू आई है तो भी, इस तरह के बहुत छोटे विवाद, इसमें ताने मारे गए हों, अगर इसमें गुस्से का इजहार किया गया हो, इसमें कोई बात किसी ने कह दी हो बहू को या बेटी दामाद को, ये बहुत चुभती है। कोई कारण हो चाहे न हो, इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे विवाद नहीं होने चाहिए, खासकर उन लोगों की जिनकी नई शादियां हुई हैं। मैं उनके लिए भी कहूँगा और परिवार के लिए भी कहूँगा। सबसे पहली नाराजगी होती है, बात करना छोड़ दिया, किसी ने कोई ताना मार दिया, शाम का खाना नहीं खाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि ये बहुत छोटी बातें हैं जिनका दहेज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसी बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं। और मेरा इस प्रकरण में यही स्पष्ट मानना है कि इसी तरह की किसी बात को लेकर कि तुम लेने क्यों नहीं आए, या उसने कह दिया हो कि हम तो नहीं आए, तुम्हारी मां छोड़ गई, ये ताने हैं, ये शिकायत नहीं है, लेकिन ये चुभती बहुत है। ऐसे ही किसी बातचीत में उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, बाद में ग्लानि में खुद को पंखे में लटका लिया। इसलिए कृपा करके जब तक दोनों के बीच आपसी समझ अच्छी न हो जाए, विकसित न हो जाए, समझ न लें एक दूसरे को, इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं होता। ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि विवेचक फेयर विवेचना करेंगे। अगर दहेज की कोई बात कहीं से आती है तो फिर घर वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बात दहेज की नहीं आती और सिर्फ ये आपस की किसी बहुत छोटी सी बात या छोटे से प्रकरण से, हालांकि ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बताने वाला दोनों में से कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अनावश्यक किसी पर इतने बड़े आरोप में चार्जशीट लगाकर मुकदमा चलाना हमारे ख्याल से न्यायोचित नहीं होगा। और अगर है 1% भी है इसमें दहेज कहीं पर कारण, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।